हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेफ्टी से रिलेटेड एक और वीडियो जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मूथनिंग। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि स्मूथनिंग से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है कट द फ्यूल, ऑप्शन बी है कट द ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कट द हीट सोर्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, कट द ऑक्सीजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टारवेशन। तो ऑप्शन ए कट द ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कट द वाटर लाइन, ऑप्शन सी है कट द फ्यूल और ऑप्शन सी है ऑल द एबव। तो इन चारों में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कट द फ्यूल। दोस्तों, जो हमारा फायर लगता है तो उसमें मेथड होता है कैसे हम आग को बुझा सकते हैं। ये दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, स्टारवेशन का कट द फ्यूल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कूलिंग। ऑप्शन ए कट द वाटर लाइन, ऑप्शन सी है स्प्रे सैंड, ऑप्शन सी है कट द हीट सोर्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है सी, कट द हीट सोर्स। करके हम कूलिंग कर सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट मीन्स बाय येलो कलर ऑफ एनएफपीए। एनएफपीए एक डायमंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एनएफपीए का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे एनएफपीए का फुल फॉर्म हो गया और भी किसी चीज का फुल फॉर्म पूछ सकता था। ठीक है, तो बेसिकली पूछा कि जो एनएफपीए में येलो येलो डायग्राम होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हेल्थ हजार्ड, ऑप्शन बी है रिएक्टिव हजार्ड, ऑप्शन सी है फायर हजार्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टिव हजार्ड। हेल्थ हजार्ड जो होता है उसके लिए हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फायर के लिए रेड कलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टिव हजार्ड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टीएलबी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को सीओ से डिनोट करते हैं और टीएलबी मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 50 ppm, ऑप्शन सी है 400 ppm, ऑप्शन ए सी है 1 ppm और ऑप्शन डी है 25 ppm। तो जो टीएलबी है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो है 50 ppm। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसटीईएल ऑफ अमोनिया। एसटीईएल मतलब शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजर लिमिट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 300 ppm, ऑप्शन बी है 25 ppm और ऑप्शन सी है 50 ppm और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों, इस चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 ppm। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एलईएल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एलईएल मतलब लोअर एक्सप्लोजन लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन का वह परसेंटेज जो एयर मिक्सचर में लोअर जो है वो मौजूद है तो उस कंडीशन में वहां पे आग लग सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, जो लोअर एक्सप्लोजर लिमिट की वैल्यू उसकी है 4। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यू ई एल परसेंटेज ऑफ प्रोपाइलिन मतलब अपर एक्सप्लोजर लिमिट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका हायर कंसंट्रेशन अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो उस कंडीशन में एयर मतलब जो फायर है उसका लगने के चांसेस है और वो लग भी जाता है। तो ऑप्शन ए है 0.8, ऑप्शन बी है 4.0, ऑप्शन सी है 11.1 और ऑप्शन सी है 2.5। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11.1। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ये ऑफ है, ऑफ वी आर। ठीक है, वी आर मतलब वैक्यूम रेजिड्यू। तो यह प्रश्न ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि वह टेम्परेचर जैसे ही हम किसी फ्लूइड को या प्रोडक्ट किसी मटेरियल को जिस हम एटमॉस्फेयर में लाते हैं वह अपने आप जलने लग रहा है, मतलब उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। जैसे एटमॉस्फेयर में लाते हैं तो वो अपने आप जलने लगता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। वो अपनी इतनी टेम्परेचर पर होता है, जैसे हम उसको एयर दे देंगे तो वो जलने लगेगा। तो वो टेम्परेचर पूछ रहा है वीआर का कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 340 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 346 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूज ईयर प्लग? जो हम फील्ड में इंडस्ट्री में ईयर प्लग का यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है? ईयर प्लग बेसिकली एक तरह से हेडफोन जैसा होता है, समझ लीजिए। वो कान में लगाया जाता है और नॉइज से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन सेव ईयर फ्रॉम हाई नॉइज, ऑप्शन बी है सेव ईयर फ्रॉम लो नॉइज और ऑप्शन सी है सेव ईयर फ्रॉम हाइट और फॉर्म हाइट और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो हम कान को बचाते हैं फ्रॉम हाई नॉइज से, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ ग्लव्स यूज्ड व्हेन हैंडलिंग एसिडिक केमिकल्स? ये प्रश्न कह रहा है कि जब हम एसिडिक केमिकल्स को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्लव्स है वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, या किस मटेरियल का बना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है नाइट्राइल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रल। अगर नाइट्रल की जगह आपको पीवीसी देखने को मिले तो वो भी सही है, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट मीन्स बाय कोल्ड परमिट? जो हमारा रिफाइनरी में, इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में हमें कुछ जॉब कराने के लिए, जो मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब कराने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक परमिट की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसको कौन करेगा, तो उसी चीज को बोलते हैं परमिट, ठीक है। अब कोल्ड, बेसिकली जो हमारा परमिट है वो कई टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक प्रश्न है कोल्ड परमिट। कोल्ड परमिट का मतलब क्या, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू इग्नाइट, ऑप्शन बी डज प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू इग्नाइट और ऑप्शन सी है ओनली यूज्ड इन कोल्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों, जो हमारा कोल्ड परमिट होता है वो नॉर्मली हम जब उसको यूज करते हैं तो वहाँ कोई भी हीट सोर्स वाला काम नहीं होता है। मतलब कोई भी कहीं भी कटिंग वेल्डिंग की काम नहीं होती जिससे हमारा कोई भी हीट सोर्स नहीं जनरेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू इग्नाइट, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ स्टेज बी फ्लेमेबल फायर विच टाइप एक्सटिंग्विशर टू बी यूज? ठीक है, ये प्रश्न पूछा कि जो हमारा फायर होता है स्टेज बी का, जिसमें हम फ्लेमेबल लिक्विड या गैस, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ठीक है, उस टाइप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है। तो ऑप्शन ए फोम, ऑप्शन बी है सैंड, ऑप्शन सी है हेलोन और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, अगर आप लोगों को पहले से इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट करके ऑप्शन दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन रख लीजिए। जैसे कि हम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ स्टेज सी गैसियस फायर विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर टू बी यूज्ड? ये प्रश्न कह रहा है कि जब भी हमारा गैसियस फायर लगता है, जैसे कोई गैसियस कंपाउंड का फायर लग रहा है, उस कंडीशन में हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए है डीसीपी, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ स्टेज डी मेटल और केमिकल फायर विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर टू बी यूज्ड? मतलब इस स्टेज में जो मेटेलिक फायर होता है या केमिकल फायर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? ऑप्शन ए है सैंड, ऑप्शन बी है डीसीपी, ऑप्शन सी है हेलोन और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, मतलब सैंड और डीसीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ फायर इन कंट्रोल रूम विच टाइप एक्सटिंग्विशर टू बी यूज्ड? मतलब जो भी हमारा कंट्रोल रूम होता है जहाँ से हमारे प्लांट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तो उस अगर वहां पे आग लग जा रहा है तो हम कौन सा मेथड यूज करके आग बुझाएंगे या कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है।
ऑप्शन ए है सेंट, ऑप्शन बी है डीसीपी, और ऑप्शन सी है क्लीन एजेंट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लीन एजेंट। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एमएसडीएस। एमएसडीएस मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। दोस्तों मैं एक वीडियो फुल फॉर्म रिलेटेड भी बनाया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर। ऑप्शन ए है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स, ऑप्शन बी है अबाउट इक्विपमेंट, ऑप्शन सी अबाउट सेफ्टी पैरामीटर्स, और ऑप्शन सी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारा एमएसडीएस होता है मुश्किली बेसिकली मतलब जो हमारा केमिकल्स होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और सेफ्टी पैरामीटर्स में बताता है कि अगर वो एक्सपोजर होता है उस केमिकल्स का तो आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स। ठीक है, अगर ये दोस्तों अगर ऑप्शन ए और सी आपको देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, हाउ ऑफन शुड फायर एक्सटिंग्विशर बी इंस्पेक्टेड। मतलब पूछ रहा है कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का उसका इंस्पेक्शन जो होता है वो कब होता है। तो ऑप्शन ए मंथली, ऑप्शन बी एवरी ईयर, ऑप्शन सी एवरी 6 मंथ, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन होता है वो होता है एवरी 6 मंथ पर। ठीक है, हर 6 महीने पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ सेफ्टी टेप यूज्ड एनीवेयर। मतलब प्रश्न पूछ रहा है जो हमारा सेफ्टी टेप यूज होता है कहीं पे तो उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए डोंट क्रॉस द टेप, ऑप्शन बी है क्रॉस द टेप, ऑप्शन सी एनी वर्क इन प्रोग्रेस, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। दोस्तों जो हमारा सेफ जैसे हमारे यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, जैसे इसका फोल्डिंग का काम हो रहा है, मतलब हमारा किसी ग्राउंड फ्लोर से एबव फ्लोर पे हमारा कुछ काम हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में एक सेफ्टी टेप लगा दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी चीज गिरने का चांस बना रहता है। ठीक है, अगर कोई इंसान मतलब कोई वर्कमैन यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ फॉल डाउन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, या कोई केमिकल का लीक है, या अदर भी कोई वर्क चल रहा है जिससे हम जल सकते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग का काम हो रहा है या ऊपर से कुछ नीचे फेंका जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ इंजर्ड होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हमको क्रॉस नहीं करना टेप को, और हमारे जो हो सकता है कि कोई वर्क यहाँ पे काम चल रहा हो, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या करें, इफ एनी केमिकल इज प्लेस्ड ऑन एनी वर्कमैन ड्यूरिंग फील्ड जॉब। ठीक है, ड्यूरिंग फील्ड जॉब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रन अवे फ्रॉम साइट, ऑप्शन बी है बाथ इन सेफ्टी शावर एटलीस्ट 15 मिनट, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो भी जब हमारे किसी वर्कमैन पर किसी, ठीक है, जब किसी जॉब करते समय उसके ऊपर कोई केमिकल का एक्सपोजर हो जा रहा है तो क्या करना है कि हमें साइड से तुरंत हटना है, और जो भी हमारा सेफ्टी शावर है नजदीक का सबसे नजदीक का सेफ्टी शावर, उस पे हम कम से कम ठंडे पानी से जो हमारा उसको शावर करेंगे। ठीक है, उसको नहलाएंगे वहां पे, जिससे वो हमारा केमिकल एक्सपोजर का चांसेस कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।